हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुभा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर एलबीएस कॉलेज कोटपुतली। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 8 के लिए रेडियस रेशो, कि हम किस तरह जो है क्यूबिक संरचना के लिए हम रेडियस रेशो कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने किस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए रेडियस रेशो कैलकुलेट किया था। तो आज हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 8। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्यूबिक होगी। क्यूबिक संरचना के अंदर जैसा कि आप देख रहे हैं, क्यूबिक संरचना में जो है हमने देखिए आप ये क्यूबिक संरचना के अंदर ये हमने 4, ये जो हम दिखा रहे हैं 1 2 3 4, ये है नेगेटिव आयन जो कि आपस में टच करते हुए। सेंटर में है पॉजिटिव आयन, इसके ऊपर इसी तरह से 4 नेगेटिव आयन होंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा। तो ये टॉप व्यू दिखाया हमने, और यहाँ पर हम ले रहे हैं अब उसका स्ट्रक्चर कि हम यदि रेडियस रेशो निकालना है तो हम किस तरह से निकालेंगे। तो इसके अंदर जो 4 नेगेटिव आयन ये हैं, एक 4 आयन ये हैं, ये देखिए आप ए बी, ये सी बी डी ई एफ जी, और इसे हम यहाँ पर एच लिख देंगे। तो ये 8 नेगेटिव आयन है, उनके केंद्र हैं। सेंटर में है ये पॉजिटिव आयन, इसको हमने दिया नाम ओ देंगे हम इसको। तो अब जब हमें रेडियस रेशो निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम ट्राइंगल लेंगे, राइट एंगल लेंगे। तो हम ये 2 राइट एंगल लेंगे, ए सी बी। इस राइट एंगल के अंदर फिर हम लगाएंगे हाई, आपकी थ्योरम के अकॉर्डिंग, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम जो है हमारे पास ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास रेडियस की टर्म में नहीं है। क्यूब की सारी जो ये है कॉर्नर्स हैं, इनके किनारे यहाँ से ए से सी तक का डिस्टेंस है 2r ए। ए है एनायन के लिए रेडियस। सी से बी तक का डिस्टेंस भी 2r ए है, और बी से डी तक का भी 2r ए, क्योंकि क्यूब की सारी भुजाएं बराबर है। तो रेडियस की टर्म में हमारे पास ए से बी तक का डिस्टेंस नहीं है, तो हम इन्हें एक्स नाम दिया, इससे हम कैलकुलेट करेंगे। दूसरा हम ट्रायंगल लेंगे ए बी और डी, ये देखिए डी। तो इसमें भी जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए डी का स्क्वायर सम करेंगे, इसको हमने वैल्यू देगी वाई। ए से ओ तक का डिस्टेंस जो है, हम क्योंकि सॉलिड स्फीयर मांगे चल रहे हैं, तो ए से जो ये इस कोने तक का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहाँ तक का इसके पास ही आएगा। देखिए इसका डिस्टेंस है ये वाला, ये डिस्टेंस यहाँ तक का डिस्टेंस है आर नेगेटिव आर ए प्लस आर सी, कैटायन की त्रिज्या प्लस एनायन की त्रिज्या, और ओ से डी तक का डिस्टेंस भी है आर ए प्लस आर सी। तो अब एक एक करके हम इन जो हम राइट एंगल ले रहे हैं उनसे हम रेडियस रेशो निकालेंगे। तो फर्स्ट हमने ट्रायंगल लिया, ये हमने ट्रायंगल लिया जैसा मैंने दिखाया था ए सी बी। तो ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए सी बी सी सब बराबर है, क्योंकि जो क्यूब है इसकी सारी भुजाएं बराबर है, तो ये बराबर है 2r ए के। ए से बी तक का हमने डिस्टेंस लिखा x। अब ए बी स्क्वायर का हम ये स्क्वायर हटाते हैं, तो हम यहाँ ए बी स्क्वायर लिखना है हमें, तो ए बी स्क्वायर ए बी बी सी और ए सी बराबर है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 2ac स्क्वायर। तो ये ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2ac स्क्वायर। अब x को हमको ए बी स्क्वायर का हमें स्क्वायर हटाना है, तो हम बाकी जो वैल्यूज है उनका अंडर रूट कर देंगे। तो x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2ac स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर 2ac। और ac की वैल्यू हमारे पास कितनी है,
ये है हमारे पास 2RA के बराबर, तो हमने यहाँ रख दिया 2RA अंडर 2। तो हमारे पास जो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हम दूसरा ट्रायंगल हम लेंगे जो हमने लिया था, ये ट्रायंगल है हमारा ABD। तो AD स्क्वायर बराबर हो गया AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AD को हमने लिखा था y स्क्वायर। AB का मान हमने अभी उसमें निकाला था, पहले जो हमने ट्रायंगल से हमने AB का मान निकाला था, कितना आया था वो 2RA अंडर 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस BD हमें पता है 2RA है, तो 2RA का स्क्वायर। अब इसको हम यदि स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको अंडर रूट का 2 रह जाएगा यहाँ, इसका 4 हो जाएगा, तो 8RA स्क्वायर प्लस 4RA स्क्वायर। तो टोटल कितना हो गया, y का स्क्वायर हमें हटाना है, तो y का ये बची हुई संख्या का अंडर रूट हो जाएगा। तो कितना हो गया ये 8RA स्क्वायर प्लस 4RA स्क्वायर का अंडर रूट। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 12RA स्क्वायर का अंडर रूट। अब इसका अंडर रूट यदि हम हटा रहे हैं तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी, हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी ये y की वैल्यू हमने पुट कर दी, कितनी है 2RA प्लस 2RC इक्वल टू, इसका अंडर रूट हमने हटाया तो 4 इंटू 3, तो 4 का कितना आएगा 2 बाहर आएगा, और RA स्क्वायर का RA आ जाएगा अंडर रूट 3। तो RA प्लस RC, यहाँ देखिए 2 दोनों में कॉमन लेंगे तो ये 2 और ये वाला 2 कट जाएंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी RA प्लस RC इज इक्वल टू RA अंडर रूट 3। अब इस यहाँ पर RA, इस RA को हम इधर ले जाएंगे, तो हमारे पास क्या हो गया RC इज इक्वल टू RA अंडर रूट 3 माइनस RA। RC हम RA हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर अपन को RA लिखना है, तो RA इज इक्वल टू हो गया RA ब्रैकेट अंडर रूट 3 माइनस 1, क्योंकि रेडियस रेशो है कैटायन की रेडियस अपॉन एनायन की रेडियस, तो RA को हम यहाँ ले आए हैं, तो ये बराबर हो गया अंडर रूट 3 माइनस 1। अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732, माइनस 1 कितना आ गया 0.732। तो रेडियस रेशो आ गया हमारे पास ये R बराबर हो गया 0.732। और यदि रेडियस रेशो 0.732 है तो हमने कहा था जो संरचना होगी क्यूबिक होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 8, और यदि 1 से कम है तो भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 ही रहेगा। बस आप ये ध्यान रखिए, यहाँ पर हमारा ये RA है। तो इस तरह से हम क्यूबिक संरचना के लिए भी हम रेडियस रेशो निकाल सकते हैं। तो इस रेडियस रेशो से हमने बताया था कि हम क्या क्या चीज़ें पता कर सकते हैं। हम कोऑर्डिनेशन नंबर पता करेंगे, फिर हम अरेंजमेंट करेंगे उनका जो आयंस है, और फिर हम उसका स्ट्रक्चर बता देते हैं। लेकिन जब हम रेडियस रेशो निकालते हैं उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। अब लिमिटेशंस क्या है, मतलब उसकी सीमाएं क्या, हम क्या बिल्कुल ही एग्जैक्टली हम क्या जो रेडियस रेशो निकालते हैं और वास्तव में जो रेडियस रेशो है से कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल रहे हैं वो क्या सही है। जब हम रेडियस रेशो कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमने देखा था कि हमने नेगेटिव आयन की त्रिज्या प्लस पॉजिटिव आयन की त्रिज्या सब हम कर रहे थे। तो जो हम यहाँ पर किस बेस पर हमने रेडियस रेशो निकाला, हम क्या करते हैं, आयन को हमने क्या माना है, आयन को हम मानते हैं आयंस कंसीडर एज ए सॉलिड स्फीयर। जब हम रेडियस रेशो कैलकुलेट करते हैं तो हम आयन को सॉलिड स्फीयर माना है, ठोस गोले माना है। लेकिन हम जो बॉन्ड मान रहे हैं वो 100% आयनिक मान रहे हैं, कि जो बॉन्ड है 100% आयनिक है, उसमें कोई भी सहसंयोजक करैक्टर नहीं है। आयनिक बॉन्ड से मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली ट्रांसफर हो रहा है कैटायन से एनायन से, और आयन बन रहे हैं। फिर हम करते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, तो हम उसकी जो आयंस की जो पैकिंग है क्लोजेस्ट होनी चाहिए। तो जब हम रेडियस रेशो निकाल रहे तो हम देखा था आयन जो है एक दूसरे से बिल्कुल टच करते हैं, जैसे आयन है जो बिल्कुल ही टच करते होंगे। फिर तीसरा, हम जब हम रेडियस जो हम रेशो निकाल रहे हैं, हम वहाँ पर रेडियस ले रहे हैं कैटायन और एनायन की। तो जो हम रेडियस ले रहे हैं वो हमारे पास एक्जैक्ट मान रहे कि जो रेडियस रेशो हम जो बिल्कुल सही रेडियस रेशो हम वहाँ पर लिख रहे हैं, और हम कोई पाई बॉन्डिंग का कंसीडर नहीं कर रहे कि कोई भी कोवलेंट करैक्टर नहीं है। हम ये पॉइंट्स के बेस पर, पोस्टुलेट्स के बेस पर मान लीजिए जैसे हमने रेडियस रेशो कैलकुलेट किया है। अब जो हम क्या रेडियस रेशो हमने जो कैलकुलेट किया है वो वास्तव में क्या हर एक के लिए सही बैठता है। अब यदि आप यहाँ देखेंगे, हमने डिफरेंट मेटल के हैलाइड्स लिए, इनके लिए रेडियस रेशो की वैल्यूज़ लिखी है, और आप जानते हैं कि रेडियस रेशो यदि जैसे ये देखिए 0.38, 0.35, 0.31, 2 to 5 से
0.225 से 0.414 के बीच में। इसका मतलब इनकी जो ज्योमेट्री होगी या कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। तो शेप कैसी होगी? टेट्राहेड्रल। जिनकी वैल्यू 414, इस लिथियम फ्लोराइड, ये क्लोराइड, सोडियम का ब्रोमाइड, सोडियम का आयोडाइड, पोटेशियम का आयोडाइड, पोटेशियम का ब्रोमाइड, इन सब के लिए जो रेडियस रेशो किसके बीच में है? 0.732 से 0.414 के बीच में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इनके लिए? होना चाहिए 6। और बाकी जिनके लिए 0.732 से ज़्यादा है रेडियस रेशो, उनकी संरचना होनी चाहिए क्यूबिक। लेकिन जब हम देखते हैं कि इसमें अधिकतर जो मेटल हैलाइड्स हैं, उन मेटल हैलाइड्स के लिए जो सीजियम के क्लोराइड, ब्रोमाइड और जो आयोडाइड है, जिनका रेडियस रेशो वास्तव में 0.732 से 1 के बीच में, उनका तो क्यूबिक स्ट्रक्चर है। लेकिन बाकी जो भी रेस्ट हैलाइड्स हैं, जिनका टेट्राहेड्रल होना चाहिए था या क्यूबिक होना चाहिए था, वो सारे ऑक्टाहेड्रल है। तो एक लिमिटेशन ये है। सेकंड लिमिटेशन है इसके अंदर कि जब हम ऑक्साइड्स देख रहे हैं, उन ऑक्साइड्स के में, जैसे हमने लिखा ऑक्साइड्स हैं, स्ट्रोंशियम का ऑक्साइड लिया हमने, बेरियम का ऑक्साइड, इनके लिए रेडियस रेशो कितना है? देखिए 0.732 से 1 के बीच में। कैडमियम सल्फाइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड के लिए रेडियस रेशो है 414 से 732 के बीच में। तो जिस स्ट्रोंशियम बेरियम का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए, सॉरी इसके हिसाब से क्यूबिक होना चाहिए, और इसका होना चाहिए ऑक्टाहेड्रल। लेकिन स्ट्रोंशियम और बेरियम ऑक्साइड जो हैं ऑक्टाहेड्रल हैं, क्यूबिक होने चाहिए लेकिन हैं ऑक्टाहेड्रल। और जो कैडमियम सल्फाइड और HCl होने चाहिए ऑक्टाहेड्रल, और ये हैं टेट्राहेड्रल। तो जो हम रेडियस रेशो निकाल रहे हैं वो वास्तव में हमें एग्जैक्ट उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर या ज्योमेट्री का पता नहीं चलता। उससे हम सोच सकते हैं कि लगभग कितना होगा, लेकिन एग्जैक्ट नहीं आ रहा। अब एग्जैक्ट क्या हो रहा है? हम जो निकाल रहे हैं, हम मान लें कि इतना होना चाहिए, हम सोच सकते हैं कि हाँ इतना होना चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। अब इसका कारण क्या है कि क्यों नहीं है? एक तो कारण है इसका कि जो हम रेडियस रेशो कैलकुलेट कर रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन कैलकुलेटेड रेडियस रेशो एंड ऑब्जर्व रेडियस रेशो, हम जो रेडियस रेशो कैलकुलेट कर रहे हैं और वास्तविक रेडियस रेशो में अंतर है। अंतर क्यों है? क्योंकि जो बॉन्ड है, एक तो 100% आयनिक नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ कोवलेंट करैक्टर होता है। और कोवलेंट करैक्टर होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफ़र मेटल से लिगेंड पर नहीं होगा। तो मेटल से लिगेंड पर कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो मेटल का साइज जितना छोटा होना चाहिए उतना छोटा नहीं होगा, लिगेंड का साइज जितना बड़ा होना चाहिए उतना बड़ा नहीं होगा। तो कुछ क्या होगा? रेडियस रेशो की वैल्यू बढ़ जाएगी, और रेडियस रेशो बढ़ेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो जाएगा। दूसरा कि जो हमने आयंस माने, हमने सॉलिड स्फीयर माने, जबकि आयंस जो सॉलिड नहीं होते हैं, वो इलास्टिक होता है। भी ऐसा नहीं है कि जो हमने एक बाउंड्री खींच दी, यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है उसकी यहाँ से यहाँ तक की रेडियस है, ऐसा नहीं होता है। तीसरी चीज़ है कि जो बॉन्ड है उसमें पाई बॉन्डिंग भी हो सकती है, इजियर इन पाई बॉन्डिंग, जो पाई बॉन्डिंग की संभावना है। और पाई बॉन्डिंग की संभावना है तो क्या होगा कि जो पाई बॉन्डिंग है वो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में ज़्यादा ईजियर, ज़्यादा आसानी से हो जाती है। और ज़्यादा आसानी से हो जाती है तो जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या करेंगे? टेट्राहेड्रल या क्यूबिक की बजाय वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को लेंगे, और जो ज़्यादा स्टेबल होंगे इसलिए वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी। साथ ही कोऑर्डिनेशन नंबर यदि चेंज होता है, 4 से 6 होता है, तो रेडियस रेशो ऑटोमेटिकली 2 से 3% बढ़ जाता है। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से 4 होता है तो रेडियस रेशो, उसकी जो रेडियस है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो इस कारण जो हम वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं उनमें कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व रेडियस रेशो में अंतर आ जाता है। तो इस तरह से हम कुछ केसेस में, लेकिन बाकी में कई चीज़ें हमें इससे लगभग थोड़ा आइडिया होता है कि किस तरह का कोऑर्डिनेशन नंबर हो सकता है, हम इस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये है रेडियस रेशो फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और उसकी लिमिटेशंस क्यों हमने समझा दे क्यों है, और डिटेल में आप इनको बेसिक चीज़ बताइए, बाकी आप इनको बुक से थोड़ा और ज़्यादा स्टडी करके ज़्यादा और इसमें डिटेल में पढ़ सकते हैं। थैंक यू आज के लिए।